Good afternoon, you all. So today our topic is the Russian Revolution. और इससे पहले हम लोगों ने यही पढ़े थे कि यूरोप में जो सोशलिस्ट लोग जो है सोशलिस्ट लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह फॉर्मेशन करना और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह फॉर्मेशन करना शुरू कर दिए थे। बट 1916 तक आ, कहीं पर भी ये जो सोशलिस्ट लोग जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ। दैट मीन्स गवर्नमेंट नहीं बना पाया। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी फॉर्म किए, इलेक्शन कंटेस्ट किए, बट कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। बट धीरे धीरे करके ये लोग यूरोप में वहाँ का गवर्नमेंट को ओवरटेक करके तो यूरोप में जो है अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सक्सेसफुल होते हैं। तो उसका शुरुआत जो होगी रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन तो आप लोग जानते हो। तो रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, किस चीज़ को हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन कहेंगे? तो यहाँ दो ही पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेब्रुवरी फेब्रुवरी 1917 में फेब्रुवरी 1917 में रसिया में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, दैट मीन्स रसिया एक पूरा एम्पायर था। ठीक है। वहाँ मोनार्क हुआ करता था, दैट मीन्स एम्पेरर हुआ करता था। और ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का काम होता है 1917 में। ठीक है। और 1917 का कौन सा मंथ में? फेब्रुवरी में। दैट मीन्स फेब्रुवरी 1917 में रसिया में मोनार्की को ओवरथ्रो करने का इवेंट। और इसी तरह से अक्टूबर 1917 में सोशलिस्ट लोगों का ग्रुप द्वारा रसिया का जो गवर्नमेंट जो है उसको ओवरटेक करके अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करना, ये दोनों इवेंट को रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स रशियन रिवॉल्यूशन टू इवेंट को कवर करते हैं। और अर्थात रशियन रिवॉल्यूशन को अंदर में दो इवेंट आते हैं। नंबर वन तो फेब्रुवरी का रिवॉल्यूशन, और फेब्रुवरी में क्या हुआ कि रसिया में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने का काम हुआ। ओके। और सेकेंडली अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और अक्टूबर में क्या हुआ कि अक्टूबर में सोशलिस्ट लोगों द्वारा रशियन गवर्नमेंट को ओवरटेक करते हैं और सोशलिस्ट लोग अपना अलग सा गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू कर देते रसिया में। दैट मीन्स रसिया को एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते सोशलिस्ट लोग द्वारा। ये दोनों इवेंट आता है रशियन रिवॉल्यूशन में। बट ये रशियन रिवॉल्यूशन तो एक बड़ा सा एक भास्ट टॉपिक है। ठीक है। पहले फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन कराना होगा, फिर रशियन अक्टूबर रिवॉल्यूशन कराना होगा फिर से। ठीक है। और फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन भी हम लोगों को पढ़ेंगे, बाद में आएगा। अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बाद में आएगा। तो इससे पहले हम लोग यही देखना होगा कि रसिया में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन से पहले हम लोग ये देखेंगे कि रसिया का उस समय का जो एम्पायर जो है कैसा था। ठीक है। प्रेजेंट का कौन कौन सा कंट्री उस रशियन एम्पायर में इंक्लूड थे, क्योंकि एम्पायर और कंट्री में डिफरेंस है। आप जानते हैं एम्पायर और कंट्री में डिफरेंस। ओके। तो रशियन एम्पायर में कौन कौन सा प्रेजेंट का कंट्री भी बिलोंग करते थे, वहाँ का रिलीजियस कंपोजिशन क्या था, ये सारा चीज़ फर्स्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिवोल्यूशन कैसे होता है अक्टूबर का और फेब्रुवरी का। ओके। तो 1914 में रसिया में, ठीक है, रसिया का एम्पायर जो था वहाँ पर रूल कर रहे थे सार निकोलस सेकेंड। दैट मीन्स 1914 में रसिया एक कोई कंट्री नहीं, ये एक एम्पायर था। और उस एम्पायर का एम्पेरर जो थे, अर्थात मोनार्क भी कह सकते हो, तो वो थे आपका सार निकोलस सेकेंड। ओके। और उस समय रशियन एम्पायर जो इंक्लूड करते थे प्रेजेंट डे का फिनलैंड, लाटिवा, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। और इतना ही नहीं, ये प्रेजेंट का ये टोटल तो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। प्रेजेंट में रशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है। अलग अलग कंट्री बन चुका है। फिनलैंड अलग कंट्री, लाटिवा अलग कंट्री, लिथुनिया अलग कंट्री, इस्टोनिया अलग कंट्री। और इसी तरह से पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, यहाँ पर भी रसिया का ही रूल था। ये सारा जो कंट्री में रसिया का रूल था। ओके। एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड टूडे सेंट्रल एशियन स्टेट। प्रेजेंट डे का एशिया का, सेंट्रल एशिया का स्टेट्स वगैरह, और साथ साथ जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी पार्ट पर रशियन एम्पायर का रूलिंग हुआ करता था। दैट मीन्स सार निकोलस इतना बड़ा एम्पायर में रूल करते थे। ठीक है। तो इसको हम लोग एक मैप के जरिए दिखा दूँ।
ठीक है, देखिए अभी ये वाइट येलो वाला पोर्शन जो है रसिया है ना, ये पूरा येलो रसिया है। और उसके अलावा भी 1914 में जो सार निकोलस रूल कर रही थी, दैट मीन्स रशियन एम्पायर जो अभी तक कंट्री हो गया, तो एम्पायर जो है उसमें ये फिनलैंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी इंक्लूड था। इस्टोनिया जस्ट नीचे में है, और लाटिवास और नीचे में है, पोलैंड का पार्ट है, लिथुनिया है, बेलारूस है, ठीक है। ये सभी प्रेजेंट का छोटा छोटा कंट्री जो है रशियन एम्पायर के अंडर में आते थे। और इसी तरह से यूक्रेन जो है प्रेजेंट डे में यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो वार चल ही रहा है, वो यूक्रेन रशिया का बगल में है, ठीक है। और इसी तरह से और नीचे का तरफ चलेंगे, थोड़ा वेट करते। हाँ, ये जॉर्जिया हो गया, ठीक है, अजरबैजान, ये सभी पार्ट जो है टोटल पार्ट पर रशियन एम्पायर का रूल था, ठीक है। दैट मीन्स रसिया जो है क्वाइट बिग थे उस समय 1914 में, दैट मीन्स वो एक एम्पायर था। तो ये तो हो गया आपका जस्ट रसिया कैसा था 1914 से पहले, रसिया का जो एम्पायर का जो टेरिटोरी कहाँ तक ये स्प्रेडिंग था, तो ये बात हुआ, ठीक है। अब जस्ट हम लोग बात करते हैं रिलीजियन के बारे में। तो रसिया में कौन कौन से रिलीजियस पीपल रहते थे उस समय। सो वहाँ पर था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, फर्स्ट ऑफ ऑल थे वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है रशिया का, ये ग्रीस ऑर्थोडॉक्स है। दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी का भी बात करेंगे, जैसे कि हिंदुइज्म में भी देखेंगे उसका डिफरेंट ब्रांचेस बन चुका है, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी का भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो ओरिजिनेटेड थे ग्रीस ओरिजिनेटेड। और इसी तरह से इंग्लैंड का चर्च अलग अलग, इन लोगों का आइडियोलॉजी अलग अलग था, ठीक है। दैट मीन्स चर्च कहने से ये नहीं है कि सभी सिमिलर थे, वो लोग का आइडियोलॉजी में भी डिफरेंसेस होता था। सो वहाँ अगर हम लोग रशिया के बारे में बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ पर थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट आप जानते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, दैट मीन्स डिफरेंट रिलीजियस पीपल वहाँ पर रहते थे। ये हो गया आपका एक रिलीजियस कंपोजिशन और टेरिटोरी का, उस समय का जो रशियन एम्पायर का टेरिटोरी कहाँ तक एक्सपेंड था, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वहाँ पर जो रिवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।